वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर ये 201 है। ये टेस्ट सीरीज यूपीपीएससी पीसीएस के लिए चल रही है। इसमें हम 12th क्लास की हिस्ट्री के एनसीईआरटी को कवर कर रहे हैं। अगला टॉपिक है ईंट, मनके तथा अस्थियां। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस टॉपिक से निकलेंगे 23 से 24 प्रश्न। इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे एग्जाम में बनते हैं, चाहे स्टेट पीसीएस हो या यूपीएससी सिविल सेवा। तो पहला प्रश्न है यहाँ पर, हड़प्पा सभ्यता में शिल्प उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। कर्नेलियन लाल रंग का पत्थर था जिसका प्रयोग मनकों के निर्माण में किया जाता था, और हड़प्पाई स्थल चन्हू-दड़ो शिल्प उत्पादन से संबद्ध था, और सेल खड़ी का प्रयोग मनके तथा मोहरे बनाने में किया जाता था। कौन सा सही है इसमें? इंडस वैली सिविलाइजेशन पे फोकस रहेगा इस पूरे के पूरे टॉपिक में। देखिए, बिल्कुल पहला वाला सही है, दूसरा वाला सही है, तीसरा वाला भी सही है, तीनों के तीनों करेक्ट। डी है इसका आंसर 1 2 3। तो कार्नेलियन लाल रंग का पत्थर था जिसका प्रयोग मनकों के निर्माण में किया जाता था। इसके अतिरिक्त जैस्पर, स्फटिक, क्वार्ट्ज तथा सेल खड़ी जैसे पत्थर, तांबा, कांसा तथा सोने जैसी वस्तुएं तथा शंख, फयांस और पकी मिट्टी सभी प्रकार का प्रयोग मनके बनाने के लिए होता था। सिंधु घाटी की सभ्यता में चन्हू-दड़ो जो कि पाकिस्तान में है, शिल्प उत्पादन में संलग्न हड़प्पाई स्थल था। ये नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके फुल टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हो आप। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चुनाव कीजिए। यह है हड़प्पाई स्थल, यह है उत्खननकर्ता। लोथल का कौन है, कालीबंगा का कौन है, धोलावीरा का कौन, हड़प्पा का कौन? यह है आपके कूट। तो कालीबंगा के हो गए बीबी लाल, धोलावीरा के हो गए SR वेस्ट, यानी बी का हो गया 3। जहां जहां बी का 3 नहीं है उसको हटा दीजिए। CRD में से आंसर होगा लोथल। सी का हो गया बी, कालीबंगा, बीबी लाल, धोलावीरा, SR वेस्ट। और लोथल के हो गए SR राव, और हड़प्पा के हो गए माधो स्वरूप वत्स। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। ए का हो गया 1 और डी का हो गया इसमें 4, और बी का हो गया इसमें 3 और सी का हो गया 2, यानी 1 3 2 4। तो 1 3 2 4 इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। 1921 में माधव स्वरूप वत्स द्वारा हड़प्पा में उत्खनन आरंभ किया गया, और 1990 में SR वेस्ट द्वारा धोलावीरा का उत्खनन आरंभ किया गया। 1960 में वी लाल और वी के थापर के नेतृत्व में कालीबंगा का उत्खनन प्रारंभ किया गया। तो अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो बी के थापर को भी याद रखिएगा। और 1995 में SR राव द्वारा लोथल में खुदाई का उत्खनन आरंभ किया गया। और ये प्रश्न इसी तरह से बनते हैं, मैच करने के लिए पूछेगा इसको। तीसरा प्रश्न है, द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कोलॉजी किसकी पुस्तक है? द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कोलॉजी SN राव की पुस्तक है। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। तो द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कोलॉजी SN राव ने लिखी। जॉन मार्शल ने भी एक पुस्तक लिखी है, उसका नाम है मोहनजोदड़ो एंड द इंडस सिविलाइजेशन। और जॉन डेल्स ने भी एक पुस्तक लिखी है, द मिथिकल मैसेकर एट मोहनजोदड़ो। और EM व्हीलर ने भी एक पुस्तक लिखी है, माई आर्कोलॉजिकल मिशन टू इंडिया एंड पाकिस्तान। एग्जाम्स में जो अधिकतर पूछी गई, द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कोलॉजी SN राव की, और जॉन मार्शल की मोहनजोदड़ो एंड द इंडस सिविलाइजेशन। चौथा प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के पतन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। यह है विद्वान, यह है उनके मत। हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया, कैसे हुआ? अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत हैं। जैसे कि व्हीलर का मत है कि बाढ़ के कारण यह सभ्यता समाप्त हो गई। जॉन मार्शल का मत है कि आर्यों के आक्रमण
से नरसंहार हुआ और ये सभ्यता समाप्त हो गई। जॉन डेल्स का मत है कि भूतात्विक परिवर्तन हुए जिसके कारण ये सभ्यता समाप्त हो गई। कौन कौन से इसमें करेक्टली मैच है? देखिए, जॉन डेल्स का मत है कि भूतात्विक परिवर्तन के कारण ये सभ्यता समाप्त हो गई। जॉन मार्शल का मत था कि बाढ़ के कारण सभ्यता समाप्त हुई। और व्हीलर का मत था कि आर्यों के आक्रमण के कारण। तो 1 और 2 यहाँ पर सही सुमेलित नहीं है, केवल तीसरा ही सही सुमेलित है, तो सी है इसका आंसर। तो हड़प्पा सभ्यता के पतन के संदर्भ में इतिहासकारों के मत हैं। जॉन मार्शल का मत है प्रशासनिक शिथिलता तथा बाढ़ के कारण से सभ्यता समाप्त हुई। व्हीलर का मत है कि आर्यों के आक्रमण के कारण सभ्यता समाप्त हुई। जॉन डेल्स का मत है कि भूतात्विक परिवर्तन के कारण ये सभ्यता समाप्त हुई। तो पहला और दूसरा युग्म हो गया मिसमैच, तीसरा हो गया करेक्टली मैच। 5वां प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। प्रकृति पूजा के संकेत मिलते हैं हड़प्पा सभ्यता से और इन्होंने विशाल पूजा स्थलों का निर्माण कराया। जादू टोना पर भरोसा करते थे हड़प्पा वासी के लोग। इंडस वैली सिविलाइजेशन से स्टेट पीसीएस में और यूपीएससी सिविल सेवा में भी प्रश्न बनते रहते हैं साल दर साल छोड़ के। तो यहाँ पर पहला वाला सही है, दूसरा वाला गलत है, तीसरा वाला सही है। ठीक है, इनके विशाल पूजा स्थल या मंदिर नहीं थे। यूपीएससी में 2 बार प्रश्न में ये जो दूसरी वाली लाइन है इससे प्रश्न बना है और कटा भी है। ठीक है, स्टेटमेंट बनाया था उस समय कि ये सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के विशाल मंदिर हुआ करते थे, जो कि गलत है। एक बार एक और प्रश्न पूछा, उसमें ये स्टेटमेंट था कि ये बड़े बड़े रथ का उपयोग करते थे जिसको घोड़े खींचा करते थे। तो घोड़ों का तो ज्ञान ही नहीं था, वो वाला भी स्टेटमेंट गलत था। तो इस चीज़ को याद रखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को ना लोहे का ज्ञान है ना घोड़े का ज्ञान है। ठीक है, लोहा घोड़ा दोनों का ज्ञान नहीं था इनको। सी है इसका आंसर। भले ही सुदकोतता से घोड़े के अवशेष जो है प्राप्त हुए हैं, ये प्रश्न भी बनता है घोड़े के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में कहाँ से मिले, तो सुदकोतता से, लेकिन घोड़े का ज्ञान नहीं था। हड़प्पाई मोहरों तथा अन्य वस्तुओं पर पेड़ पौधे उत्कीर्णित हैं जो प्रकृति पूजा के संकेत माने जाते हैं। तो पहला वाला सही हो गया, दूसरा वाला गलत है क्योंकि हड़प्पा सभ्यता में उसकी समकालीन सभ्यताओं की भांति किसी मंदिर या विशाल पूजा स्थलों के संकेत नहीं मिलते। मोहनजोदड़ो से प्राप्त विशाल स्नानागार तो मिला, ठीक है, लेकिन कोई बड़ा पूजा स्थल नहीं। और हड़प्पा से प्राप्त तावीज़ों से ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि हड़प्पा वासी जो थे जादू टोने में विश्वास करते थे। तो तीसरा वाला सही हो गया, पहला वाला सही हो गया, दूसरा वाला गलत हो गया। इन सभी टेस्ट की फुल टेस्ट पीडीएफ सीरीज प्राप्त कर सकते हैं पेड टेलीग्राम ग्रुप से जुड़कर। ये नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके, बाकी सब्सक्राइब रखेगा सिविल सर्विसेज स्टडी चैनल को। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। हड़प्पा सभ्यता के पतन के संदर्भ में सर्वाधिक प्रचलित तथा मान्य मत जो है वो कौन सा है? व्यापार का पतन हो गया तो सिंधु घाटी सभ्यता समाप्त हो गई। सामूहिक जनसंहार हुआ तो सिंधु घाटी सभ्यता समाप्त हो गई। जलवायु परिवर्तन से सिंधु घाटी सभ्यता समाप्त हो गई। महामारी फैल गई तो सिंधु घाटी सभ्यता समाप्त हो गई। सामूहिक जनसंहार यानी अरब आक्रमण यानी मास जीनोसाइड, और क्लाइमेट चेंज, स्प्रीड ऑफ एपिडेमिक, कोलैप्स ऑफ ट्रेड। सर्वाधिक प्रचलित और जो मान्य मत है वो है जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज। सी है इसका आंसर। देखिए, हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी की सभ्यता के पतन का सर्वाधिक प्रचलित तथा सर्वमान्य मत है जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज, जिसका कारण वनों की कटाई रहा होगा, जिससे अत्यधिक बाढ़ तथा अत्यधिक सूखे की स्थितियां उत्पन्न हुई होंगी तथा सभ्यता सने सने पतन हो गया होगा। सभ्यता का सने सने मतलब धीरे धीरे। और इसके अतिरिक्त एक सुदृढ़ एकीकरण के तत्वों का भी अंत भी सभ्यता के पतन का कारण माना जाता है। मोहरें हो गईं, लिपियां हो गईं, विशिष्ट मानक हो गए तथा मृदुभांडों का लोप। मृदुभांड होते हैं मिट्टी के बर्तन, ठीक है। मानकीकृत वाट प्रणाली के स्थान पर स्थानीय वाटों का प्रयोग, शहरों के पतन तथा परित्याग जैसे परिवर्तनों से इस तर्क को बल मिलता है। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। हड़प्पाई समाज के मृदुभांड, मृदुभांड यानी मिट्टी के बर्तन, मोहरें, बाट तथा ईंटों में व्यापक एकरूपता देखने को मिलती है। पुरातत्वविदों के अनुसार इस एकरूपता का कारण क्या रहा होगा? एक संगठित सत्ता का अस्तित्व, विभिन्न सभ्यताओं से सीखने की कला, हड़प्पाई लोगों का तकनीकी के प्रति लगाव, या हड़प्पाई समाज का शिक्षित तथा सुसंस्कृत होना। बताइए।
हड़प्पाई समाज में मृदुभांड, हड़प्पाई समाज के मृदुभांड, मोहरें, बाटें तथा ईंटों में व्यापक एकरूपता देखने को मिलती है। पुरातत्वविदों के अनुसार इस एकरूपता का कारण रहा होगा एक संगठित सत्ता का अस्तित्व। ऑप्शन नंबर डी है इसका आंसर। तो हड़प्पा सभ्यता की खुदाई से प्राप्त वस्तुओं में मोहरें, बाटों तथा ईंटों तथा मृदुभांडों में व्यापक एकरूपता परिलक्षित होती है। जम्मू कश्मीर से गुजरात तक प्राप्त ईंटें समान अनुपात में बनी हैं। पुरातत्वविदों के अनुसार संभवतः एक संगठित सत्ता थी जो जटिल फैसले लेती तथा उन्हें कार्यान्वित करती थी। हड़प्पाई वाटों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। वाटों का निर्माण सामान्यतः चर्ट नामक पत्थर से होता था। अधिकांशतः ये वाट निशान रहित तथा घनाकार होते थे। ठीक है, वाट यानी वेट, जिससे वस्तुओं को तोला जाता है। और इन वाटों के निचले मानदंड द्विधारी तथा ऊपरी मानदंड दशमलव प्रणाली का अनुसरण करते थे। कौन सा सही है इसमें? देखिए, तीनों के तीनों करेक्ट हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के बाटों से संबंधित डी है इसका आंसर। तो हड़प्पा काल में विनिमय वाटों की एक सूक्ष्म तथा परिशुद्ध प्रणाली द्वारा नियंत्रित थे। और ये वाट जो है सामान्यतः चर्ट पत्थर के बने होते थे तथा आमतौर पर ये किसी भी तरह के निशान रहित घनाकार होते थे। इन वाटों के निचले मानदंड द्विआधारी जबकि ऊपरी मानदंड दशमलव प्रणाली का अनुसरण करते थे। और धातु से बने तराजू के पलड़े भी प्राप्त हुए हैं सिंधु घाटी सभ्यता से। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। हड़प्पाई लिपि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? यह वर्णमाला पर आधारित थी। हड़प्पाई लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। मोहरों पर एक पंक्ति में कुछ लिखा है तथा एक सांकेतिक चित्र बना है। सबसे लंबे अभिलेख में लगभग 26 चिन्ह मिलते हैं। देखिए, वर्तमान में जो लेख लिखा जाता है, हम जो लिखते हैं वो लेफ़्ट टू राइट लिखते हैं। इस तरह से लिखना शुरू करते हैं, इधर लिखते हैं। ये राइट है, ये लेफ़्ट है, लेकिन वो राइट टू लेफ़्ट लिखते थे। ठीक है, यानी दाईं से बाईं ओर लिखते थे, तो ठीक हो गया ये वाला। मोहरों पर एक पंक्ति में कुछ लिखा है तथा एक सांकेतिक चित्र भी बनाया उसके साथ में, ये भी ठीक है। सबसे लंबे अभिलेख में लगभग 26 चिन्ह मिलते हैं, ठीक है। पहला वाला गलत है, यह वर्णमाला पर आधारित थी। हड़प्पाई लिपि वर्णमाला पर आधारित नहीं थी, ये गलत स्टेटमेंट है और यही आंसर है। तो हड़प्पाई लिपि जो थी वो भाव चित्रात्मक थी, न कि वर्णमालीय। ठीक है, इसमें चिन्हों की संख्या कहीं अधिक है, लगभग 375 से 400 के मध्य में। ठीक है, वर्णमालीय है यानी जहाँ प्रत्येक चिन्ह एक स्वर अथवा व्यंजन को दर्शाता है। ऐसा प्रतीत होता है कि यह लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी, क्योंकि मोहरों पर दाईं ओर चौड़ा अंतराल और बाईं ओर यह संकुचित है, जिससे प्रतीत होता है कि लिखने वाले ने दाईं ओर से लिखना प्रारंभ किया और बाद में बाईं ओर स्थान कम पड़ गया। तो दूसरा वाला सही है। तीसरा वाला सही है। हड़प्पाई लेख अधिकांश संक्षिप्त हैं। सबसे लंबे अभिलेख में लगभग 26 चिन्ह मिलते हैं, तो चौथा वाला भी सही है। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस स्थल को मेसोपोटामिया के लेखों में मगान कहा गया है? बहरीन, दिलमुन, अफगानिस्तान, ओमान। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, ओमान को। तो मेसोपोटामिया के लेखों में मगान, जो संभवतः ओमान के लिए प्रयुक्त नाम था, नामक क्षेत्र से तांबे के आगमन के साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, मगान से। देखिए, स्कूल में आपने ये सब पढ़ा होगा, सिंधु घाटी की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता और चीन की सभ्यता भी। तो हाल ही में हुई पुरातात्विक खोजें संकेत करती हैं कि तांबा संभवतः अरब के दक्षिण पश्चिमी छोर पर स्थित ओमान से भी लाया जाता था। और रासायनिक विश्लेषण भी दर्शाते हैं कि ओमान तांबे तथा हड़प्पाई पुरा वस्तुओं दोनों में निकिल के अंश मिलते हैं। इसके अतिरिक्त ओमान से एक हड़प्पाई मर्तबान की प्राप्ति हुई है, जिसके ऊपर काली मिट्टी की मोटी परत चढ़ाई गई थी। संभवतः तांबे का विनिमय इसी से होता था। 11वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तुएं शिल्प उत्पादन केंद्रों की पहचान में सहायक हैं? प्रस्तर पिंड,
पूरे शंख तथा तांबा अयस्क अपूर्ण वस्तुएं कूड़ा करकट। और ये हैं आपके कूट, नीचे देखे कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चुनाव कीजिए। तो सारे के सारे हैं ये 1 2 3 4, डी है इसका आंसर। तो शिल्प उत्पादन केंद्रों की पहचान के लिए पुरातत्वविद सामान्यतः प्रस्तर पिंड, पूरे शंख तथा तांबा अयस्क जैसा कच्चा माल, औजार, अपूर्ण वस्तुएं और त्याग किया गया माल तथा कूड़ा करकट को आधार बनाते हैं। और उपरोक्त आधारों पर ही हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो को भी शिल्प उत्पादन का केंद्र माना गया है। 12वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र शंख निर्मित वस्तुओं तथा पच्चीकारी वस्तुओं के निर्माण के प्रमुख केंद्र थे? रंगपुर, बनावली, नागेश्वर, बालाकोट, राखीगढ़ी तथा कालीबंगा। अच्छा, ये कहाँ कहाँ है भारत में? तो भारत में कहाँ वर्तमान में इनकी स्थिति है, ये भी एग्जाम्स में पूछा जाता है। जैसे कि बालाकोट कहाँ पर है? वर्तमान पाकिस्तान में है ये। तो शंख निर्मित वस्तुओं तथा पच्चीकारी वस्तुओं के निर्माण प्रमुख केंद्र थे नागेश्वर तथा बालाकोट। नागेश्वर गुजरात में, बालाकोट पाकिस्तान में। तो नागेश्वर हो गया गुजरात में, बालाकोट हो गया पाकिस्तान में। ये समुद्री बस्तियां थीं। ये शंख से बनी वस्तुओं को जिनमें चूड़ियाँ, करछियाँ तथा पच्चीकारी की वस्तुएं सम्मिलित हैं के निर्माण के विशिष्ट केंद्र थे ये नागेश्वर और बालाकोट। और यहाँ से माल दूसरी बस्तियों तक ले जाया जाता था। 13वां प्रश्न है, हड़प्पा के संदर्भ में संस्कृति शब्द का प्रयोग पुरातत्वविदों ने निम्नलिखित में से किन विशेषताओं के आधार पर किया है? वस्तुओं की विशिष्ट शैली थी, एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र से संबद्धता और विशेष कालखंड से संबद्ध होना। बिल्कुल तीनों के तीनों ही हैं, डी है इसका आंसर 1 2 3। तो उपरोक्त तीनों ही विशेषताएं पुरातत्वविदों द्वारा हड़प्पा के लिए संस्कृति शब्द के प्रयोग का आधार हैं। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा संस्कृति भी कहा जाता है। पुरातत्वविद संस्कृति शब्द का प्रयोग पुरा वस्तुओं के ऐसे समूह के लिए करते हैं जो एक विशिष्ट शैली के होते हैं और सामान्यतः एक साथ एक विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र तथा कालखंड से संबद्ध होते हैं। हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में मोहरे, मन के बाट, पत्थर के फलक तथा पकी हुई ईंटें संस्कृति के अंतर्गत आते हैं। 14वां प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 14 है, फायांस का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? मूर्ति निर्माण कला और मनकों को तराशने की विशिष्ट राजस्थानी कला, शवाधान की तकनीक या बालू तथा रंग व चिपचिपे पदार्थ से बनाया गया मिश्रण? फायांस। फायांस मूर्ति कला निर्माण नहीं है, मनकों को तराशने की विशिष्ट राजस्थानी कला नहीं है, शवाधान की तकनीक नहीं है। फायांस है बालू तथा रंग व चिपचिपे पदार्थ से बनाया गया मिश्रण, ऑप्शन नंबर बी। तो फायांस फायांस के छोटे पात्र हड़प्पाई समाज में सामाजिक विलासिता की वस्तु मानी जाती रही होगी, क्योंकि संभवतः ये कीमती थे और इन्हें बनाना कठिन था। और फायांस है क्या? घिसी हुई रेत या बालू तथा रंग और चिपचिपे पदार्थ के मिश्रण को पकाकर बनाया गया पदार्थ है फायांस। ठीक है, जो विलासिता की वस्तु है, समाज में विलासिता की वस्तु है, कीमती मानी जाती रही होगी। ठीक है, और बनाना कठिन होगा इसको। महंगे पदार्थों से बनी दुर्लभ वस्तुएं सामान्यतः मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा जैसी बड़ी बस्तियों में केंद्रित मिलती हैं। संभवतः सोना भी आज की तरह ही कीमती व दुर्लभ था उस समय भी, और हड़प्पा स्थलों से मिले सभी स्वर्णाभूषण संचयों से मिले थे। 15वां प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट गलत है? ईंटों को जोड़ने के लिए जिप्सम के गारे का प्रयोग किया जाता था। हड़प्पा स्थल से मिले शवाधान सामाजिक विभिन्नता की ओर संकेत करते हैं। शवाधानों के साथ विभिन्न आभूषणों की प्राप्ति इस बात का संकेत है कि हड़प्पाई वासी पारलौकिक जीवन पर विश्वास करते थे। ठीक है, मरने के साथ शवाधान में उनके साथ उनके जीवन से जुड़ी चीजें रखी जाती थी, क्योंकि उनका मत था कि मरने के बाद एक नया जीवन मिलेगा, उस जीवन में इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, तो उसी में शवाधान में उसको गाड़ देते थे।
चौथा है हड़प्पाई वासी मृतकों के साथ अधिकाधिक बहुमूल्य वस्तुएं दफनाने में विश्वास करते थे। ये गलत है। बहुमूल्य चीजों को नहीं दफनाते थे, वो जरूरत की चीजों को दफनाते थे। उसमें खाने की चीजें हो गई, ठीक है, कुछ औजार हो गए मिट्टी को खोदने के लिए, इस तरह की चीजों को दफनाते थे। तो हड़प्पाई शवाधानों में आभूषण तथा अन्य प्रयोग में लाई जाने वाली वस्तुओं को दफनाने के संकेत मिलते हैं, परंतु समकालीन मिस्र की सभ्यता के सापेक्ष हड़प्पा के लोग मृतकों के साथ बहुमूल्य वस्तुओं को दफनाने में विश्वास नहीं करते थे। तो डी वाला स्टेटमेंट हो गया गलत, बाकी सारे हो गए सही। क्वेश्चन नंबर 16 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। हड़प्पाई शहरों में सड़कों तथा गलियों का निर्माण ग्रिड पैटर्न पर किया गया, ठीक है, यानी सड़कें समकोण पर काटती थी। मोहनजोदड़ो का निचला शहर आवासीय भवनों का उदाहरण प्रस्तुत करता है। और हड़प्पाई भवनों की मुख्य विशेषता यह थी कि मुख्य द्वार से भवन के आंतरिक भाग का सीधा अवलोकन किया जा सकता था। मुख्य द्वार से भवन का आंतरिक भाग सीधा नहीं दिखता था, ये गलत है स्टेटमेंट। तो केवल 1 और 2 होगा, और इसमें कोई ऐसा स्टेटमेंट भी नहीं है, कोई ऐसा ऑप्शन भी नहीं है जो इनको तीनों को सही करे। तो एक गलत है पक्का, इसमें डी गलत है। तो सड़कें समकोण पर काटती थी, ठीक है, जिसको ग्रिड पैटर्न बोलते हैं। मोहनजोदड़ो पहला सही हो गया। मोहनजोदड़ो का निचला शहर आवासीय भवनों का उदाहरण प्रस्तुत करता है। इनमें से कई एक आंगन केंद्रित भवन थे जिनके चारों ओर कमरे बने थे, तो दूसरा वाला सही हो गया। तीसरा वाला गलत है, क्योंकि हड़प्पाई वासी एकांतता को बहुत महत्व देते थे, जो उनकी भवन निर्माण पद्धति से भी परिलक्षित होता है। यहाँ भूमि तली पर बनी दीवारों में खिड़कियां नहीं मिलती। इसके अतिरिक्त मुख्य द्वार से आंतरिक भाग अथवा आंगन का सीधा अवलोकन नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 17 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। 3 कथन है यहाँ पर, और ये कथन जो है किसके बारे में कहे गए हैं ये बता रहा है, ये बताना है किस हड़प्पाई स्थल के बारे में है ये 3 कथन। पहला कथन है यह सबसे पहले खोजा गया हड़प्पाई स्थल था। तो इनमें सबसे पहला कौन सा खोजा गया? और इसमें बस्ती 2 भागों में विभाजित हैं। एक छोटा भाग लेकिन ऊंचाई पर बनाया गया, दूसरा भाग अधिक बड़ा लेकिन नीचे बनाया गया। और इसमें भवन निर्माण का कार्य चबूतरों पर एक निश्चित क्षेत्र तक सीमित किया गया, जो नियोजन का बेहतरीन उदाहरण है। ये दूसरे स्टेटमेंट से कट जाएगा, मोहनजोदड़ो की बात हो रही है। बी है इसका, डी है इसका आंसर। तो उपर्युक्त विशेषताएं जो हैं वो मोहनजोदड़ो की हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है। हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशेषता शहरी केंद्रों का विकास था। मोहनजोदड़ो सबसे पहले खोजा गया हड़प्पा स्थल है, और इसमें बस्ती 2 भागों में विभाजित है। एक ऊंचा भाग किंतु छोटा, दूसरा नीचा भाग किंतु बड़ा। और इन्हें क्रमशः दुर्ग, ऊंचे भाग को दुर्ग और निचले भाग को निचले नगर में विभाजित किया गया। और इसमें एक बार चबूतरों को यथास्थान पर बनाने के बाद शहर के भवनों का निर्माण एक निश्चित क्षेत्र तक सीमित किया गया, तथा भवन निर्माण में भट्टी में पकाई गई एक निश्चित अनुपात की ईंटों का प्रयोग वृहद स्तर पर किया गया, जो नियोजन का सबसे प्रमुख उदाहरण है। ईंट का अनुपात भी एग्जाम्स में पूछा, एसएससी में पूछा, बैंक में पूछा, 4:2 याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 पर आ जाइए। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। नीचे देखे कूट का प्रयोग करके सही उत्तर को चुनाव कीजिए। यह हड़प्पाई स्थल, यह कच्चा माल, कौन सा कच्चा माल कहाँ से आता था? सेल खड़ी कहाँ से आता था? कार्नेलियन पत्थर कहाँ से आता था? शंख कहाँ से? लाजवर्द कहाँ से? तो नागेश्वर तथा बालाकोट से आता था शंख। नागेश्वर गुजरात में, बालाकोट पाकिस्तान में। सोरतुघई से आता था लाजवर्द। लोथल से आता था कार्नेलियन पत्थर, और राजस्थान से आता था सेल खड़ी। तो ए का हो गया 3, बी का हो गया 4, सी का हो गया 2 और डी का हो गया 1। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, यानी 3 4 2 1। तो हड़प्पाई वासी शिल्प उत्पादन हेतु कच्चा माल विभिन्न स्थानों से प्राप्त करते थे। उदाहरण के तौर पर नागेश्वर तथा बालाकोट से शंख, अफगानिस्तान में शोरतुघई से अत्यंत कीमती माने जाने वाले नीले रंग के लाजवर्द पत्थर, लोथल से कार्नेलियन सेल खड़ी, और दक्षिणी राजस्थान तथा उत्तरी गुजरात से प्राप्त किया था। सॉरी,
मतलब हाँ ठीक है। लोथल से कार्नेलियन पत्थर, और जो सेल खड़ी था वो कहाँ से? दक्षिणी गुजरात और दक्षिणी राजस्थान और उत्तरी गुजरात से प्राप्त किया जाता था। गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति किस हड़प्पाई स्थल की सूचक है? खेतड़ी, लोथल, कालीबंगा, बनावली। गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति, गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति का जो संबंध है वो है खेतड़ी से। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। तो हड़प्पाई वासियों ने कच्चा माल प्राप्त करने हेतु तांबे के लिए खेतड़ी तथा सोने के लिए दक्षिण भारत से संपर्क स्थापित किया। इन स्थानों से मिलने वाली हड़प्पाई वस्तुएं ऐसे संपर्कों की सूचक हैं। खेतड़ी क्षेत्र में मिले साक्ष्यों को पुरातत्वविदों ने गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति का नाम दिया, और इस संस्कृति के मृदभांड हड़प्पा से भिन्न है तथा ऐसा संभव है कि इस क्षेत्र के निवासी हड़प्पा सभ्यता के लोगों को तांबा भेजते थे। मृदभांड यानी मिट्टी के द्वारा बनाए गए बर्तन। हड़प्पाई सभ्यता की कृषि प्रौद्योगिकी के संदर्भ में 3 कथन यहाँ पर कौन सा इसमें सही होगा? देखिए, मोहरों पर वृषभ का रेखांकन तथा प्राप्त मृण मूर्तियों से पता चलता है कि हड़प्पा निवासी खेत जोतने के लिए बैलों का प्रयोग करते थे। लोथल से मिट्टी से बने हल के प्रतिरूप की प्राप्ति हुई है। लोथल से पुरातत्वविदों को कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। ये जो दूसरा वाला स्टेटमेंट है और ये तीसरा वाला बहुत बार एग्जाम से बना, इनसे प्रश्न यहाँ तो स्टेटमेंट बनाकर पूछा है कि जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ मिले। ए बी सी डी करके कई बार पूछा है, ठीक है, कालीबंगा से मिले हैं। पहला वाला भी सही है, हड़प्पाई निवासी खेत जोतने के लिए बैलों का प्रयोग करते थे। दूसरा वाला गलत है, लोथल से नहीं। 1 और 3 इसका आंसर है। मिट्टी से बने हल के प्रतिरूप की प्राप्ति लोथल से नहीं बल्कि बनावली तथा चोलिस्तान के कई क्षेत्रों से हुई है, तो दूसरा वाला गलत है। बाकी पहला वाला सही है, बैलों का प्रयोग करते थे खेत जोतने के लिए, ठीक है, मोहरों से मृण मूर्तियों से पता चलता है। और तीसरा वाला भी सही है, पुरातत्वविदों को कालीबंगा, राजस्थान में कालीबंगा, यहाँ से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 21 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। हड़प्पा संस्कृति में बाजरे के दाने गुजरात के हड़प्पाई स्थलों से प्राप्त हुए हैं। हड़प्पाई निवासी भेड़, बकरी, भैंस तथा सुअर पालते थे क्या? पहला वाला सही है और दूसरा वाला भी सही है, दोनों के दोनों करेक्ट हैं। सी है इसका आंसर। तो हड़प्पाई स्थलों से मिले अनाज के दानों में गेहूं, जौ, दाल, सफ़ेद चना तथा तिल शामिल हैं, और बाजरे के दाने गुजरात के स्थलों से मिले हैं, तो पहला वाला सही हो गया। दूसरा वाला भी करेक्ट है, क्योंकि हड़प्पाई स्थलों से प्राप्त जानवरों की हड्डियों में मवेशियों जैसे कि भेड़, बकरी, भैंस, सुअर आदि की हड्डियां प्राप्त हुई हैं। पुरा प्राणी विज्ञानियों अथवा जीव पुरातत्वविदों द्वारा किए गए अध्ययनों से संकेत मिलते हैं कि ये सभी जानवर पालतू थे, और जंगली प्रजाति के जानवरों जैसे कि हिरन हो गया, वराह यानी सुअर तथा घड़ियाल की हड्डियां भी मिली हैं, परंतु अभी तक यह नहीं कहा जा सकता कि हड़प्पा निवासी स्वयं इनका शिकार करते थे अथवा अन्य आखेटक समुदाय से इनका मांस प्राप्त करते थे। क्वेश्चन नंबर 22 पर आ जाइए। हड़प्पा संस्कृति के विस्तार के संदर्भ में चोलिस्तान शब्द का प्रयोग किस क्षेत्र के लिए किया गया है? सिंध क्षेत्र से प्राप्त हड़प्पाई स्थल, जम्मू कश्मीर के हड़प्पाई स्थल, थार रेगिस्तान से लगा हुआ पाकिस्तान का रेगिस्तानी क्षेत्र, या थार रेगिस्तान तथा गुजरात के कुछ क्षेत्र। चोलिस्तान जो कि पाकिस्तान में है वर्तमान में, थार रेगिस्तान से लगा हुआ पाकिस्तान का रेगिस्तानी क्षेत्र, बी है इसका आंसर। तो हड़प्पा संस्कृति में चोलिस्तान शब्द का प्रयोग थार रेगिस्तान से लगे हुए पाकिस्तान के रेगिस्तानी क्षेत्र के लिए किया गया है। इसकी गिनती आरंभिक तथा विकसित हड़प्पाई संस्कृतियों में की जाती है। यहाँ से 239 बस्तियां प्राप्त हुई। 24 प्रश्न है इसमें। क्वेश्चन नंबर 23 है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चुनाव कीजिए। तो तिथि यह है संकेत अर्थ, जैसे कि बीसी हो गई, एडी हो गई, सीई हो गई, बीसीई हो गई। बिफोर क्राइस्ट और एनो डोमिनी, सीई हो गई कॉमन एरा, और बीसीई हो गई बिफोर क्राइस्ट एरा। बिफोर क्राइस्ट एरा, एनो डोमिनी, कॉमन एरा, बीसी बिफोर क्राइस्ट। तो डी का हो गया 1, जहाँ जहाँ नहीं है उसको हटा दो।
डी का हो गया 1 और सी का हो गया 2, डी का हो गया 1 और सी का हो गया 2, तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। 4 2 3 1। मैच गलत कर दिया क्या? देखिए बीसी हो गया बिफोर क्राइस्ट, तो ए का हो गया 4, ठीक है। एडी हो गया एनो डोमिनी, तो बी का हो गया 3। सी हो गया कॉमन एरा, ठीक है, और डी का हो गया बिफोर कॉमन एरा। ठीक तो है, सही है। 4 3 2 1 है। तो बीसी हो गया बिफोर क्राइस्ट यानी ईसा पूर्व हिंदी में। एडी हो गया एनो डोमिनी, इसे हिंदी में कहते हैं ईसवी, अर्थात ईसा के जन्म से पूर्व। और आजकल एडी के स्थान पर सीई तथा बीसी के स्थान पर बीसीई का प्रयोग किया जाता है। इसमें सीई का प्रयोग कॉमन एरा तथा बीसीई का प्रयोग बिफोर कॉमन एरा के लिए किया जाता है। विश्व में अब इन शब्दों का प्रयोग सामान्य हो गया है। कभी कभी अंग्रेजी में बीपी अक्षरों का प्रयोग किया जाता है, जिसका तात्पर्य है बिफोर प्रोजेक्ट प्रेजेंट, प्रोजेक्ट नहीं, बिफोर प्रेजेंट। क्वेश्चन नंबर 24 और अंतिम प्रश्न है ये। हड़प्पा के काल निर्धारण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी वो तिथि है, कौन सी तिथि है जिस पर पुरातत्वविद सहमत हैं? सामान्यतः पुरातत्वविद सहमत हैं हड़प्पा के काल निर्धारण से रिलेटेड। 4000 पुरानी सभ्यता, 4000 साल पुरानी सभ्यता, 2600 साल पुरानी सभ्यता, 3600 साल पुरानी सभ्यता, 4600 साल पुरानी सभ्यता। चलिए बताइए। 4000 से 1800 ईसा पूर्व के मध्य, 2600 से 1900 ईसा पूर्व के मध्य, 3600 से 2000 ईसा पूर्व के मध्य, या 4600 से 3600 ईसा पूर्व के मध्य। हड़प्पा के काल निर्धारण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी तिथि पर सामान्यतः पुरातत्वविद सहमत है? देखिए पहला वाला तो इसका आंसर है नहीं, और ना ही चौथा वाला इसका आंसर है, या तो बी है या सी है। 2600 से 1900 ईसा पूर्व के मध्य सहमत हैं पुरातत्वविद, यानी 2600 से 1900 ईसा पूर्व के मध्य। बी है इसका आंसर। तो हड़प्पा काल का निर्धारण पुरातत्वविदों द्वारा 2600 से 1900 ईसा पूर्व के मध्य किया गया, और इस क्षेत्र में इस सभ्यता से पहले और बाद में भी संस्कृतियां अस्तित्व में थीं, जिन्हें क्रमशः आरंभिक तथा परवर्ती हड़प्पा कहा जाता है। इन संस्कृतियों से हड़प्पा सभ्यता को अलग करने के लिए कभी कभी इसे विकसित हड़प्पा संस्कृति भी कहा जाता है। ठीक है, विकसित हड़प्पा संस्कृति। तो 24 प्रश्न ये इंपॉर्टेंट, इनकी प्रैक्टिस 1 से 2 बार कर लीजिएगा। इन सभी टेस्ट की फुल टेस्ट पीडीएफ सीरीज प्राप्त कर सकते हो, लेकिन पेड टेलीग्राम ग्रुप में ही वो आपको मिलेगा। हर दिन प्रैक्टिस करते रहिएगा, सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। धन्यवाद।